जीरो है तो वो कांस्टेंट होगा। और जरूरी नहीं, अगर एक, सॉरी उल्टा बोल गया, अगर एक वेक्टर कांस्टेंट है ना तो उसका कर्ल जीरो होगा, पर अगर एक वेक्टर का कर्ल जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका जो वो कांस्टेंट वेक्टर है, समझ रहे हो। सर आज मैथ्स वीओडी से फंक्शन किया, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। सर घर पर नहीं, लाइब्रेरी में रुकना पड़ता है क्लास के लिए, अच्छा कोई नहीं यार, अब सबके अपने अपने स्ट्रगल होते हैं, है ना, सबके अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं। तो ये एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे अंकित साहब। अंकित कह रहा है कि सर आपने कहा था कि अगर एक वेक्टर का कर्ल जीरो होता है तो वो इरोटेशनल होता है, तो हम कहते हैं कि देन एफ इज इरोटेशनल। हाँ तो ये बात मैं अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है, ये अलग चीज है। ये कह रहा है कि अगर एक वेक्टर का कर्ल जीरो आ गया तो वो एफ जो है ना वो इरोटेशनल होगा। यहाँ पे एफ जो है ना तुम्हारा, यहाँ पे एफ कैन बी वेरिएबल ऑल्सो, तो यहाँ पे एफ है ना वो वेरिएबल भी हो सकता है ना, एफ कैन बी वेरिएबल ऑल्सो। पर जो दूसरी प्रॉपर्टी थी वो ये कहती है कि अगर इफ एफ इज कांस्टेंट, उसको ऐसे पढ़ो, अगर एफ कांस्टेंट है तो फिर उसका कर्ल जीरो रहा होगा। अगर एक वेक्टर का कर्ल जीरो है तो जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट होगा। जैसे कल हमने जाते जाते एक आर वेक्टर देखा था, ये आर वेक्टर देखा था, ये कांस्टेंट तो नहीं है पर इसका कर्ल जीरो होता है ना, तो ये कांस्टेंट तो नहीं है पर इसका कर्ल जीरो होगा, इसका कर्ल जीरो था ना, तो ये इरोटेशनल है, ये कांस्टेंट नहीं है, आर इज इरोटेशनल, इरोटेशनल, ठीक है। हाँ और बताओ नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ सीक्वेंस सीरीज करा दूं। सर अब की बार डी ट्रिपल एस बी टीजीटी में 11th 12th का आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम यूजी का आने पर केस भी हुआ था। अच्छा ऐसा है क्या? देखो यार मैं तो नहीं मानता हूँ, देखो तुम्हें अपनी तैयारी सारी करके चलनी है, अपने को फर्क नहीं पड़ता कि यूजी पीजी आएगा 11वीं 12वीं आएगा, बस हमें एग्जाम का नेचर समझ के चलना है। हमें ये पता है कि डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम का जो नेचर आएगा वो ऐसा आएगा कि वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो हमें उस तरीके से तैयारी करनी है। अब करना सब कुछ है ना, हमें ऐसे नहीं करना है कि हम बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, हम बड़ी बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं जो 2-2 पेज के सवाल हैं उनको सोल्व कर रहे हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, हमें नेचर समझना है। अगर 11वीं 12वीं का भी आएगा तो ऐसा ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो एकदम ऐसे होंगे, 10-10 20-20 सेकंड में थोड़ा सा कैलकुलेशन करा और हो गया, ऐसा ही क्वेश्चन करना है। हाँ सीक्वेंस सीरीज ही कर लेंगे, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर कर्ल जीरो है तो जरूरी नहीं है वो वेक्टर कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर कर्ल जीरो है तो वो कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन करा दें, क्या क्या करा दें, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन कर लो, है ना, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन कर लो, जो वीओडी के अंदर नहीं है ना वो कर लो पहले। सीक्वेंस सीरीज तो शायद वीओडी में, अच्छा वीओडी में डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये बताओ मुझे, क्या वीओडी के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन है? गुड इवनिंग आकृति, क्या वीओडी के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन हैं या नहीं है? सर मैं तो आर एस अग्रवाल ही कर रहा हूँ 11वीं 12वीं के लिए, वीओडी देख लो बस, उतना काफी है, जो बुक कर रहे हो वो कर लो, एक बार वीओडी पे नजर मार लेना, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया एकदम एग्जाम के अकॉर्डिंग ही है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहाँ पे मैंने थोड़ा स्ट्रेस दिया है ना, जहाँ पे क्वेश्चन के कम चांसेस है वहाँ पे कम स्ट्रेस दिया है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना। प्रिया गुड इवनिंग, चलो शुरू करें। तो आज से हमें किसको शुरू करना है? वेक्टर इंटीग्रेशन को शुरू करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो हम कल डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे फिर, ठीक है, कल हम डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करेंगे फिर। आज मैं तुम्हें वेक्टर कैलकुलस करके इसकी शीट दे दूंगा, ठीक है। और वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन पीवाईक्यू में नहीं आई हुई है कहीं भी ज़्यादा, पर मैं करा दूंगा तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन 9th 10th की तो, सॉरी 9th 10th बोल रहा हूँ, 11वीं 12वीं की तो हमने कर ली ना डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस के अंदर, अब हमें यूजी पीजी की करनी है, तो यूजी पीजी वाली मैं करा दूंगा तुम्हें जल्दी से, ठीक है। चलो तो आज लास्ट टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है, वेक्टर इंटीग्रेशन का, वेक्टर इंटीग्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक है। वेक्टर डिफरेंशिएशन हमारा पूरा हो गया, वेक्टर डिफरेंशिएशन के अंदर हमने, ठीक है ट्राई करेंगे प्रोबेबिलिटी लाइव पढ़ाने का। वेक्टर इंटीग्रेशन देखो क्या होता है, हमारे कितने लेक्चर हो गए आज, शायद 65th लेक्चर है ना, बस 30-35 लेक्चर और पढ़ाऊंगा मैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, 100 लेक्चर तक ही करेंगे बस काम। वेक्टर इंटीग्रेशन देखो क्या कहता है, वेक्टर इंटीग्रेशन के अंदर अगर मुझे एक फंक्शन एफ अगर एक मुझे एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है तो हम इसका इसका क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सम टी, अगर हमारा एफ जो है वो टी का फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसा करने पे मेरे पास एक क्या आएगा, एक दूसरा वेक्टर फंक्शन आएगा। अब क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, विदाउट लिमिट्स पूछा हुआ है, ये क्या पूछा हुआ है, विदाउट लिमिट्स पूछा हुआ है, तो हम फिर इसके अंदर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है ना वो कांस्टेंट एक स्केलर तो होगा नहीं, क्योंकि वेक्टर आंसर आ रहा है, तो यहां पे हमारा एक कांस्टेंट वेक्टर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर होगा, वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर, वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर, ठीक है, पढ़ा देंगे भाई पढ़ा देंगे, ठीक है नितेश डन। एनालिसिस तो करा दिया, और कितना कराऊं, उसमें एक दो चीजें बच रही हैं वो मैं करा दूंगा, है ना, एनालिसिस लगभग लगभग तो करा दिया मैंने, कुछ थ्योरम्स बतानी है तुम्हें, जैसे कि टेलर थ्योरम, मैक्लैरिन्स थ्योरम, डार्बोक्स थ्योरम, वो थ्योरम्स बतानी है। और एनालिसिस में मेरे को एक लेक्चर शायद लग जाएगा वो बताने में, मैट्रिक्स स्पेस बताने में, वो सब मैं कंपाइल कर लूंगा, एनालिसिस का जो सारा का सारा पार्ट है ना वो लास्ट में मैं कंपाइल कर लूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा है ना एनालिसिस, अब सीक्वेंस सीरीज भी उसी का ही पार्ट है, तो
वो कर लेंगे हम कंपाइल। तो ये वेक्टर इंटीग्रेशन हो गया इसमें हमारा इनडेफिनिट। पर कई बार क्या होगा, वो हमें टी की लिमिट्स भी दे देगा कि भाई अगर ए से बी तक हम हमारे वेक्टर फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैपिटल ऑफ एफ टी ये हो जाएगा। और फिर इसमें हम लिमिट्स लगाएंगे ए से लेके बी तक। पहले तो हम अपर लिमिट्स को प्रोसीड कर देंगे और फिर हम क्या कर देंगे, लोअर लिमिट्स को प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन निकल के आएगा जो हमारा आंसर बन जाएगा। बस इतनी सी बात है। जैसे कि मैं तुम्हें कुछ करा देता हूँ, एक आधा एकदम बेसिक सा क्वेश्चन देखो। जैसे कि देखो क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन of a particle at any time t is given as e raised to the power t I cap plus e raised to the power 2t j cap plus k cap। ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड v यानी कि फाइंड वेलोसिटी v when find velocity v given that v is equal to I cap plus j cap when t is equal to 0। ये क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, जैसे कि हमसे वेलोसिटी देके डिस्प्लेसमेंट देके एक्सेलरेशन पूछ रहा था, फिर डिस्प्लेसमेंट देके वेलोसिटी भी पूछ रहा था, तो हमने डेरिवेटिव करके निकाला था। अब अगर उल्टा आना है हमें, वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट पे आना है या फिर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे या फिर डिस्प्लेसमेंट पे आना है, तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, उल्टाएंगे ना, उल्टाएंगे। तो मुझे जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ई रेस टू द पावर टी आई कैप प्लस ई रेस टू द पावर 2 टी जे कैप प्लस के कैप, ये दिया हुआ है। अगर मैं इस एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी वेलोसिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन आ रहा था तो इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी आ जाएगी। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं इस वेक्टर का, ई रेस टू द पावर टी आई कैप ई रेस टू द पावर 2 टी जे कैप प्लस के कैप डी टी, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो ई रेस टू द पावर टी का ई रेस टू द पावर टी आई कैप ई रेस टू द पावर 2 टी का ई रेस टू द पावर 2 टी ओवर 2, है ना, जे कैप और प्लस में 1 का क्या हो जाएगा टी के कैप और प्लस का कांस्टेंट वेक्टर। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। यहाँ पे लिमिट्स तो दी नहीं हुई है। ये क्या दिया हुआ है, ये तुम्हें इनिशियल कंडीशन दी हुई है एक तरीके से, ये तुम्हें सी की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है कि जब टी की वैल्यू 0 लोगे तो वी ये आएगा। तो इसके अंदर जब हम टी को 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा वी कितना है, वी है हमारा आई कैप प्लस जे कैप, और यहाँ पे टी को 0 रख दो, 0 रखोगे तो आई कैप हो जाएगा प्लस 1/2 जे कैप हो जाएगा, और यहाँ 0 रखोगे तो खत्म हो जाएगा, तो ये सी वैक्टर बन जाएगा। यहाँ पे देखो आई कैप से आई कैप कैंसिल हो गया तुम्हारा, ये उधर चले जाएगा, तो सी वैक्टर कितना आ जाएगा 1/2 जे कैप हो जाएगा, ठीक है। अब सी वैक्टर को उठा के वापस से यहाँ रख दो, तो जो तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर है वो फाइनली क्या बन जाएगा तुम्हारा, ई रेस टू द पावर टी आई कैप प्लस ई रेस टू द पावर 2t/2 जे कैप। यहाँ पे सी की जगह 1/2 जे कैप रखोगे तो ये ऐड तो नहीं होंगे, हाँ जे कैप कॉमन आ जाएगा, तो टी प्लस 1/2 जे कैप, ये हमारी वेलोसिटी आ गई, है ना, ये हमारा वेलोसिटी आ गया। क्लियर? कर दोगे एक्सेलरेशन से? हाँ हाँ, फैब में अपना कोर्स खत्म हो जाएगा। और अगर तुम स्कूल का पहले निपटा लो वीओडी से, तो फिर मैं इतना मूड में भी नहीं हूँ स्कूल का वापस वो जो छोटे छोटे टॉपिक है वो कराने में। अगर तुम वीओडी से निपटा लो वो टॉपिक्स तो फिर मैं और भी पहले खत्म करा दूंगा। उनको क्या ही पढ़ाऊँ यार, मैं इतनी बार पढ़ा के। हाँ, अब इसके बाद हमारे पास आता है लाइन इंटीग्रल्स। लाइन इंटीग्रल्स हम एक बार पहले भी देख चुके हैं। लाइन इंटीग्रल्स जो है ना वो हम एक बार पहले भी देख चुके हैं। कब, जब हमने सिंगल इंटीग्रेशन किया था ना, डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल उससे पहले। अब हमारे पास आता है लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल्स का सीधा सा मतलब ये क्या हो गया, 1/2 जे कैप इज एडेड, गलत जोड़ दिया क्या मैंने, अच्छा मैंने इसमें जोड़ दिया यार, के कैप में जोड़ दिया ये तो मैंने के कैप में जोड़ दिया, आई कैप जे कैप में जोड़ना था, ये तो सही बोल रहा है संजीव। संजीव यानी कि ध्यान से पढ़ रहा है, बाकी सबका ध्यान नहीं है। प्लस का 1/2 ये जे कैप वाले में जुड़ेगा ना, के कैप वाला तो फ्री रहेगा, के कैप वाला तो फ्री रहेगा, है ना। हाँ आदर्श भी सही कह रहा है, बिल्कुल जे कैप वाले में जुड़ेगा ना, मैंने के कैप वाले में जोड़ दिया, ठीक बात है। लाइन इंटीग्रल्स क्या है, जो लाइन के अलोंग होंगे, ठीक है मोनी करा देंगे। लाइन इंटीग्रल्स क्या होंगे, जो लाइन के अलोंग, एक लाइन के अलोंग कैलकुलेट होंगे। इंटीग्रल्स कैलकुलेटेड अलोंग ए लाइन। मैं इसके क्वेश्चन ही कराता हूँ डायरेक्टली, कुछ ऐसा बताने का है नहीं इसके अंदर, ठीक है, क्वेश्चन ही करना है।
देखो जैसे कि ये है, इफ एफ इज बाकी इसके अंदर मैं तुम्हें एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, तो मैं बता देता हूँ। तो हमसे वो क्या कहेगा, हमें एक वेक्टर फंक्शन देगा, तुम्हें वेक्टर फंक्शन कहेगा, ठीक है। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट एफ ओवर ए लाइन, एक लाइन दे देगा कुछ भी। अब लाइन के लिए वो या तो तुम्हें लाइन दे सकता है, प्रॉपर लाइन दे सकता है, या फिर वो अब 3D के अंदर लाइन देगा, या तो वो तुम्हें लाइन ऐसे देगा, x माइनस एक्स वन ओवर ए, वाई माइनस वाई वन ओवर बी, और z माइनस जेड वन ओवर सी। या तो वो तुम्हें लाइन ऐसे देगा, समझ रहे हो, या फिर वो क्या करेगा, या फिर तुम्हें वो लाइन देगा टी के फंक्शंस में, ठीक है। वो तुम्हें यहाँ पे टी के फंक्शंस खुद ही डिफाइन कर देगा, है ना, जी टी और z इज इक्वल टू एच टी, या ये देगा, या वो तुम्हें क्या देगा, या वो तुम्हें दो पॉइंट्स दे देगा 3D के अंदर, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। वो तुम्हें लाइन का इंटीग्रेशन बस ये 3 तरीके से ही पूछ सकता है, कुल मिला के एक लाइन बनेगी 3D के अंदर। अब देखो करना क्या है, तुम्हें बनाना है एक आर वेक्टर, कंस्ट्रक्ट आर वेक्टर क्या होगा तुम्हारा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये तुम्हारा एक आर वेक्टर होगा, ये क्या होगा तुम्हारा आर वेक्टर। अब तुम्हें, हमारा फंक्शन तो टी का फंक्शन है, हमारा फंक्शन तो किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, समझ रहे हो। तो हम क्या कर लेंगे, फंक्शन को टी का फंक्शन मान लेंगे, एफ ऑफ टी, ये फंक्शन आ गया। मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, लाइन इंटीग्रेशन करना है। तो मुझे एफ डॉट डी आर निकालना है, मुझे क्या करना है, एफ डॉट डी आर। अब आर वेक्टर तुमने यहां से कंस्ट्रक्ट कर लिया, आर वेक्टर जो है यहां पे मैंने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। अरे यार उसमें और कुछ कहाँ, के ही तो लिखा है, अच्छा यहाँ पे टी आएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे आर वेक्टर तो कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। अब आर वेक्टर को हमें देखो, ये तो एक्स वाई जेड में है, पर मैं यहाँ पे इसको टी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर हो रहा है, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ टी में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको dt से डिवाइड करा लेता हूँ, और इसको मैं dt से मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। मैं क्या करूंगा, इसको dt से डिवाइड करा लूंगा और dt से मल्टीप्लाई करा लूंगा। अब ये मेरा इंटीग्रेशन पूरा बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, और एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स का हम क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, और यहाँ पे तुम्हारी लिमिट्स लग जाएंगी ए से लेके बी तक। टी जहां से भी जहां तक वेरी करेगा, जो टी है तुम्हारा, वो जहां से जहां तक भी वेरी करेगा वो आ जाएगा। जैसे कि हाँ, एबीसी डायरेक्शन रेशियोज, एबीसी डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है, एबीसी डायरेक्शन रेशियो है। अब देखो, अगर तुम्हें ऐसे लाइन दे दे, मैं कराता हूं तुम्हें दोनों तीनों पार्ट का एक क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आसान भी है। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ एफ वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है क्या, 3x² + 6y कैप माइनस में 14yz k कैप प्लस का 20xz² k कैप, ये तुम्हें एफ वेक्टर दिया हुआ है और कह रहा है इवेल्युएट एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर कैलकुलेट करा रहा है ओवर सी, वेयर, अब सी डिफाइन करेगा। देखो पहले वाले पार्ट में तो सी डिफाइन कर रहा है, वेयर सी इज लाइन joining the points, where C is the line joining the point 0 0 0 and 1 1 1, ठीक है, ये है where C is the line joining the point 0 0 0 and 1 1 1, ये है, ठीक है। अब देखो ये कौन सी टाइप हो गई, ये हो गई थर्ड वाली, ये कौन सी टाइप हो गई, ये हो गई तुम्हारी थर्ड वाली टाइप, ये वाली टाइप हो गई। अब ये वाली टाइप अल्टीमेटली इसी में ही कन्वर्ट होगी जाके, ये वाली जो टाइप है ये यही टाइप है, ठीक है, क्योंकि जब दो पॉइंट्स देगा तो मैं उससे लाइन बना लूंगा 3D के अंदर, दो पॉइंट्स देगा तो उससे मैं क्या बना लूंगा, लाइन कंस्ट्रक्ट कर लूंगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, कैसे, पासिंग पॉइंट ये ले लेंगे, डायरेक्शन रेशियो कितने आएंगे, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 आ रहे हैं। तो हमारी जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, x - 0/1, y - 0/1 और z - 0/1, ये हमारी लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको किसके इक्वल एज्यूम कर लूंगा, मैं इसको t के इक्वल एज्यूम कर लूंगा। तो यहाँ से जो मेरा x है ना वो आ जाएगा t, y भी मेरा आ जाएगा t, और z भी मेरा क्या आ जाएगा, t ही आ जाएगा, x भी t आ जाएगा, y भी t आ जाएगा, और z भी मेरा क्या आ जाएगा, t ही आ जाएगा। ये बात समझ में आई। तो जो मेरा आर वेक्टर है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा क्या, टी आई कैप, टी जे कैप और टी के कैप, ये मेरा आर वेक्टर कंस्ट्रक्ट हो गया। अब तुमसे क्या पूछा था उसने, एफ डॉट डी आर पूछा था, तो मैं क्या निकालूंगा, एफ डॉट डी आर अपॉन डी टी इंटू में डी टी, ये निकालेंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ से अगर मैं डी आर ओवर डी टी फाइंड आउट करूंगा तो डी आर ओवर डी टी कितना आएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब देखो मेरा जो क्या बोलते हैं, जो टी है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, बताओ, जो मेरा टी है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा। अगर इनिशियल पॉइंट 0 0 0 है और फाइनल पॉइंट 1 1 1 है, तो किसी भी एक से देख लो, अगर x की वैल्यू 0 लोगे तो t की वैल्यू 0 आएगी, अगर x की वैल्यू 1 लोगे तो t की वैल्यू 1 आएगी। तो t की लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता लग रही है, लोअर लिमिट कितनी पता लग रही है 0 और अपर लिमिट पता लग रही है 1, और यहाँ पे
हम क्या कर लेंगे, इसका dr ओवर dt का जो डॉट प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट में f के साथ कर लूंगा, i कैप वाले का i कैप के साथ, j कैप वाले का j कैप के साथ और k कैप वाले का k कैप के साथ। तो i कैप वाले को i कैप के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 3x² प्लस 6y, और j कैप वाले का j कैप के साथ करोगे तो माइनस का 14yz, और k कैप वाले का k कैप से करोगे तो 20xz इंटू में dt। पर t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो t xyz की वैल्यू तुम्हें पता है t ही है, तो हम क्या लिख लेंगे 0 से 1 3t² प्लस का 6t, यहाँ पे y और z को t रखोगे तो 14t² हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20t² हो जाएगा dt। अब ये इंटीग्रेशन सोल्व किया जा सकता है, एकदम आसान सा इंटीग्रेशन बन गया 0 से 1 तक। ये कितना हो जाएगा 3 और 20 23, 23 में से अगर 14 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 बच जाएगा 9t²। हाँ अभी उसका करेंगे, आदर्श क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वही करेंगे, प्लस का 60। अगर तीनों एक्स वाई जेड अलग अलग होंगे तो क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। अब इसका आगे कर लोगे ना इंटीग्रेशन तो तुम क्या होगा 20x(z)² आएगा। अच्छा वहाँ स्क्वायर था, ये स्क्वायर मेरे को लाइट के रिफ्लेक्शन में दिखा नहीं, तो ये टी क्यूब हो जाएगा भाई, फिर तो अलग अलग जोड़े जाएंगे, तो 20t³ हो जाएगा, ये दिखा नहीं मेरे को, और 20t³ माइनस का 11t², 20t³ माइनस का 11t² और प्लस का 6t dt। अब इसको तुम आगे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ये मैं नहीं करूंगा। ये बात क्लियर हो गई? अब सेकंड वाले में देखो क्या कह रहा है, सी इज द कर्व, सी इज गिवन बाय, यहाँ पे सी तुम्हें क्या दिया गया है, दूसरे में x इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये सबसे आसान है, इनफैक्ट ये सबसे इजीएस्ट है, ये सबसे इजी है। और यहाँ पे 13/3 आ रहा है भावना ममता, ठीक है 13/3 ही आ रहा है, एकदम सही है। यहाँ पे वो तुम्हें रेंज खुद प्रोवाइड करेगा, ऐसे तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। टी जो है वो 0 से लेके 1 तक, अब कोई टेंशन ही नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ से आर वेक्टर अपना मस्त होके बनेगा, टी आई कैप प्लस का t² j कैप प्लस का t³ k कैप, है ना, ये बनेगा मस्त। तो डी आर क्या आ जाएगा तुम्हारा, dr ओवर dt क्या हो जाएगा, dr ओवर dt हो जाएगा i कैप 2t j कैप प्लस का 3t² k कैप हो जाएगा, है ना। अब आगे काम सेम है, तो जो हमारा ये होगा इंटीग्रेशन f डॉट डी आर, वो क्या बन जाएगा तुम्हारा 0 से 1, f के साथ अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, पहले i कैप वाले की 1 से मल्टीप्ली, या लिख लो एक बारी f डॉट डी आर ओवर dt इंटू में dt हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0 से 1 f डॉट डी आर अपॉन dt। तो i कैप वाले की i कैप से करोगे तो 3x² 6y, इसकी 1 से करोगे 3x² प्लस 6y, 2t की मल्टीप्लीकेशन कराओगे, इसकी मल्टीप्लीकेशन 2t से होगी, माइनस का 14 माइनस का 28t yz बन जाएगा, और फिर 3t² की उससे कराओगे तो 60t² हो जाएगा, प्लस का 60t² xz का स्क्वायर और dt। अब यहाँ पे xyz की जो वैल्यू है वो रख दो सर, एज x माइनस 0 इज लाइन्स, हाँ हाँ बिल्कुल, वो पासिंग पॉइंट तुम 1 1 1 भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो संजीव, आंसर सेम आएगा, ठीक है। सर इससे पहले सी भी लिखिए, सी कौन सा, वो वहां लिख दिया था सवाल में मैंने, वेयर सी इज, है ना हिमांशु, वो देखो वो सवाल में लिख दिया था वहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे xyz जो है उनको पुट कर देंगे, है ना, तो फिर ये इंटीग्रेशन फिर से टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जब इसके अंदर पुट करेंगे हम, ये हो जाएगा 0 से 1 3x² x की जगह t रखेंगे तो वो हो जाएगा 3t² प्लस का 6y प्लस का 6t² हो जाएगा। तो यहाँ पे yz रखना है, yz का मल्टीप्लीकेशन t की पावर 5 होगा और एक t यहाँ पे है, तो माइनस का 28 t की पावर 6 हो जाएगा, और यहाँ पे z² है, तो जब z का स्क्वायर करोगे तो पावर 6 हो जाएगी, 6 पावर को 1 से करोगे तो 7 हो जाएगी, और 2 से कराओगे तो 9 हो जाएगी, 60t की पावर 9 dt, ठीक है। अब आगे इसको तुम सोल्व कर लेना, ठीक है, ये t के लिए इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा, इसका आंसर आएगा तुम्हारा, 5, कर लेना सोल्व। अब कर लोगे बोलो, हाँ है ना, हो जाएगा। बस ऐसा ही क्वेश्चन देगा, अगर देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ऐसा ही क्वेश्चन देगा और इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा। हाँ जैसे कि इसके अंदर एक चीज़ वर्क डन हो रहा सकती है, वर्क डन बाय ए फोर्स, वर्क डन बाय ए फोर्स, ठीक है। हम्म, तो क्या कहता है देखो, इफ कहता है कि इफ ए फोर्स F displaces an object along a path R, then work done in this motion is, वर्क डन क्या हो जाएगा, जो भी कर्व था तुम्हारा
उसका एफ डॉट डी आर कर लेंगे, सेम एकदम वैसे ही जैसे लाइन इंटीग्रल किया था। तो आर बनाएंगे अपना, फिर डी आर ओवर डी टी कर लेंगे, और फिर उसको टी के साथ डॉट प्रोडक्ट करा देंगे। जैसे कि देखो मैं एक तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन करा देता हूँ, बल्कि इसको तुम पूरा सोल्व खुद से कर लेना। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय एफ। एफ तुम्हें क्या दिया हुआ है, देखो थोड़ा इसको मैं आसान ले लेता हूँ, ठीक है, ये बड़ा लंबा चौड़ा दिया हुआ है। 2x आई कैप माइनस का वाई जे कैप प्लस का एक्स वाई के कैप, मान लो ये लिख दिया मैंने, एक सिंपल सा ले लिया, या एक्स के कैप ही लिख लो, ठीक है। इफ पार्टिकल is moved in xy plane along a circle with center 0 0, along a circle with center 0 0 and radius 2, along a center 0 0, along a circle whose center is 0 0 and radius is 2, ठीक है, ये है। तो देखो क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल को मूव किया है हमने एक सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। सर्कुलर पाथ के अंदर क्या हुआ है, जो सर्कुलर पाथ है ना तुम्हारा, ये मतलब सबसे वो है, आर जो होगा तुम्हें वो सिंपल सा देगा। मैंने जानबूझ के सवाल उठा लिया जिसके अंदर ऐसी इक्वेशन थोड़ी यूज हो रही है। तो एक सर्कुलर पाथ में हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, जिसका सेंटर तुम्हारा जो है ना वो 0 0 है, और जो उसका रेडियस है वो दिया हुआ है तुम्हें 2। रेडियस कितनी है, रेडियस 2 है, ठीक है। अब ये सर्कल जो है ये है क्या एक्जैक्टली, एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये तुम्हारा सर्कल है। अब तुम्हारे पास एफ है, तुम्हें ऐसे एक्स और वाई ढूंढने हैं टी की फॉर्म में या और कोई वेरिएबल की फॉर्म में जो इसको सेटिस्फाई कर सके। कहने का मतलब सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म पता होनी चाहिए तुम्हें। तो यहाँ से इस सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म कितनी हो जाएगी, 2 cos t, और y कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 sin t हो जाएगा, वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब हमारा यहाँ से आर वेक्टर बन जाएगा। आर वेक्टर मेरा क्या बनेगा, देखो आर वेक्टर बन जाएगा 2 cos t आई कैप 2 sin t j कैप, ये बन जाएगा। k कैप इसके अंदर है नहीं, तो z को हम क्या कह सकते हैं, z मेरा 0 है, तो प्लस का 0 k कैप। अगर यही मेरा एक्स वाई प्लेन की जगह, अगर यही मेरा एक्स वाई प्लेन की जगह वाई जेड प्लेन में होता तो मैं वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को 4 मान लेता, और यही मेरा एक्स जेड प्लेन में होता तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 4 मान लेता। समझ रहे हो, तो ये मेरा आर वेक्टर बन गया। अब जो मेरा डी आर ओवर डी टी वैक्टर आएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 sin t आई कैप प्लस का 2 cos t j कैप, ये बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा मेरा डी आर ओवर डी टी वैक्टर। अब जरा मुझे बताओ कि ये वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, जो टी की लिमिट्स आएंगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी। तो वर्क डन कितना हो जाएगा तुम्हारा, वर्क डन हो जाएगा एफ डी आर, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर यानी कि एफ डॉट डी आर ओवर डी टी अपॉन में डी टी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा, उसका उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 sin t 4x sin t, माइनस का 4x sin t, और माइनस का 2y cos t, माइनस का 2y cos t इंटू में डी टी की लिमिट्स बताओ क्या होंगी। जो हमारा टी है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा बताओ। सर्कल का पूरा सर्कल का चक्कर लगाया हमने, हमने क्या किया है, पूरे सर्कल का चक्कर लगाया है, और टी हमारा क्या है, एक तरीके से एंगल है। तो पूरे सर्कल का चक्कर लगाओगे तो जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, 0 से 360 डिग्री तक पूरा एंगल चेंज होगा, है ना। तो जो हमारी लिमिट्स है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी, 0 से 2 पाई तक की, क्योंकि जो मेरा एंगल है वो पूरा का पूरा पूरे सर्कल पे चेंज हुआ है। अगर वो क्या बोलता, सेमी सर्कल बोलता तो सिर्फ आधा होता, आधा होता तो उस केस में मैं 0 से पाई ले लेता। एक क्वाड्रेंट बोलता तो मैं 0 से पाई बाई 2 ले लेता। समझ रहे हो। अब यहाँ पे तुम्हें x की वैल्यू पता है 2 cos t, y की वैल्यू पता है 2 sin t, वो रख देंगे यहाँ से, है ना। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 0 से 2 पाई, है ना, वो x की वैल्यू रखेंगे 2 cos t, तो हो जाएगा माइनस का 8 cos t sin t। फिर y की जगह हम क्या रखेंगे, 2 sin t, ये हो जाएगा माइनस का 4 sin t cos t, माइनस का 4 cos t sin t dt, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, माइनस कॉमन आ जाएगा, 0 से 2 पाई, ये कितना बन जाएगा, माइनस का 12 cos t sin t। वैसे तो ये 0 आ रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये 0 आएगा, नहीं 0 नहीं आएगा शायद, उम्मीद है ना आए, 0 आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से 2 sin t cos t निकालोगे 6 बाहर आ जाएगा, sin 2t बन जाएगा, 6 को बाहर निकाल लेंगे और ये क्या बन जाएगा, sin 2t बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 6 sin 2t का, माइनस का cos 2t और cos 2t का 2, 0 से 2 पाई। अब ये दोनों ही बना रहे हैं, 0 आ गया कुल मिला के। तो हमने थोड़ी सी क्या कर दी, इसके अंदर जो हमने कंसिडर किया है वो ऐसा किया है कि वर्क डन 0 आ गया, हालांकि 0 आना नहीं चाहिए था। अब वो हमने जो एडजस्टमेंट करी है ना उसकी वजह से 0 आया है, ठीक है। तो कोई नहीं, बाकी तुम मेथड समझ गए होगे, इससे आगे मैं 0 लिख भी नहीं रहा हूँ, 0 आएगा आंसर में, ठीक है। तो ये तुम कर लेना आप। तो ये तुम्हारी लाइन इंटीग्रल की कहानी है। अब आता है मेरा सरफेस इंटीग्रल, है ना। सरफेस इंटीग्रल भी देख लो, टाइम ज़्यादा लग गया पता है, फिर वॉल्यूम इंटीग्रल भी बताना पड़ेगा। आज तो मुश्किल ही होता लग रहा है मुझे, ये मैंने लाइन इंटीग्रल को ज़्यादा खींच दिया,
फिर आता है सरफेस इंटीग्रल्स। सरफेस इंटीग्रल्स देखो क्या होता है, एक ऐसा इंटीग्रेशन जो किसी सरफेस पे किया जाए, है ना। इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स कैलकुलेटेड ओवर ए सरफेस, ये सबसे मुश्किल पड़ता है। ये जो इंटीग्रेशन है ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक सरफेस है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या एक सरफेस है ना। और एक वेक्टर फील्ड फंक्शन फाई है, वेक्टर फील्ड सॉरी एक स्केलर फील्ड फंक्शन फाई है मान लो तुम्हारा। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा, जैसे डी आर में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा लेंथ निकाल लेते हैं, जो लाइन होती है उसका एक छोटा सा हिस्सा निकालते हैं डी आर। एफ डॉट डी आर करते हो ना, एफ डॉट डी आर करते हो, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक लाइन का छोटा सा पार्ट निकाल लेते हैं, आर का डी आर निकाल लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक छोटा सा डी एस निकाल लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटा सा डी एस निकाल लेंगे। हाँ वो ये भी बात हो सकती है, पर ऐसा जो क्वेश्चन दिया था उसके अंदर नहीं आया है, जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें जीरो नहीं आया है। ऐसे तो फिर सर्कल में डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही जीरो रहेगा, है ना आदर्श। अब ये जो ds लिखा है ना मैंने, इसके अंदर दो डायमेंशन इंक्लूड हो गई। अगर ये एक्स वाई प्लेन है, अगर ये एक्स वाई प्लेन का सरफेस है तो यहाँ पे dx dy दोनों आ गए। अगर ये वाई जेड प्लेन का सरफेस है तो ये क्या आ गया तुम्हारा, dy dz दोनों आ गए इसके अंदर। ऐसे इसके अंदर दोनों डायमेंशन आ गई। तो कहता है अगर एक स्केलर फील्ड फंक्शन तुम्हें फाई दिया हुआ है तो उसका एक सरफेस पे इंटीग्रेशन ये होगा, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि दो डायमेंशन आ गई ना तो उसको हमें दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों के बारे में। अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो हमें dx dy लेना पड़ेगा, इसलिए डबल इंटीग्रेशन है। तो इसके अंदर दो क्या लगेंगी, दो वेरिएबल्स की लिमिट लगेगी, ठीक है। ये कह रहा है। अब देखो है तो बस इतनी सी बात, एक आधा मैं क्वेश्चन कराता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको स्पीडली कवर करता हूँ। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये भी बताना जरूरी है क्योंकि ये आगे आएगा, है ना, ये आगे आएगा। हाँ ये तो हो गया हमारा क्या, स्केलर फील्ड फंक्शन के केस में। अब हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। अगर हम एक वेक्टर फंक्शन का सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। तो पहले तो ये बात समझ लो कि फ्लक्स सुन के घबराना नहीं है, फ्लक्स सुन के ये नहीं सोचना है कि ये चीज क्या है। फ्लक्स कुछ नहीं होता है। जब हम सरफेस इंटीग्रल, जैसे यहाँ पे तो हमने एक स्केलर फील्ड फंक्शन का क्या निकाला है, सरफेस इंटीग्रल निकाला है। अगर हम एक सरफेस इंटीग्रल एक वेक्टर फंक्शन का निकालेंगे तो उसको हम फ्लक्स बोल देते हैं बस। अभी निकलता कैसे देखो, अब ये तुम्हारा निकलता कैसे देखो, जब डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल हमें कराना होता है ना तो उसके अंदर हम डॉट प्रोडक्ट नहीं करा सकते। समस्या है क्योंकि दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटीग्रेट कराना है, तीन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम में कराना है। तो यहाँ पे मैं डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन ले ही एक स्केलर फंक्शन के रिस्पेक्ट में सकता हूं, समझ रहे हो, स्केलर के रिस्पेक्ट में ही आएगा। यहाँ पे स्केलर ही आना चाहिए, वेक्टर में करने में वेक्टर में नहीं कर पाएंगे क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं। तो अगर तुम एक फंक्शन को, एक वेक्टर फंक्शन का तुम क्या कर रहे हो, सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हो, तो देखो उसका क्या तरीका है। मान लो ये तुम्हारा सरफेस है कोई भी, ठीक है। अब ये तुम्हारा ds तुमने एक छोटा सा क्या कंसीडर कर लिया, उसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ये सरफेस एस था, ये ds है तुम्हारा छोटा सा, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहां से एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल लेते हैं। यहां से हम क्या कर लेते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप निकाल लेते हैं। ये एन कैप क्या हो गया तुम्हारा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा वेक्टर फंक्शन है ना उसका कंपोनेंट निकाल लेते हैं इसके लोंग। हमारा वेक्टर फंक्शन जो भी है, एफ फंक्शन है हमारा, उसका हम कंपोनेंट निकाल लेते हैं एन के लोंग, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएट मुझे जो इंटीग्रेशन करना है वो इस एन के लोंग करना है, ठीक है। वेक्टर फंक्शन और वेक्टर फील्ड हाँ सेम ही है संजीव, एक ही बात है, ठीक है। तो ये जो एन वेक्टर है ना इसके अलोंग में क्या करता हूं, मेरे जो मेरा जो फंक्शन है उसका कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो अगर मेरा फंक्शन एफ दिया हुआ है ना तो उसका कंपोनेंट एन के अलोंग क्या आएगा, एन एफ डॉट एन कैप आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारा कंपोनेंट ऑफ एफ, कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर अलोंग एन कैप। ये क्या हो जाएगा हमारा एफ डॉट एन कैप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा एफ डॉट एन कैप हो जाएगा। अभी एफ डॉट एन कैप आ गया, अब इसका क्या कर दो, एफ डॉट एन कैप ये स्केलर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा ds ओवर s। अब यही समस्या होती है, समस्या तो क्या होती है, हमें यही निकालना होता है एन कैप। वो हमें एक वेक्टर फील्ड फंक्शन देता है और फिर मुझे एन कैप को फाइंड आउट करना होता है। वैसे तो हम बहुत डेप्थ में जा रहे हैं, मैं बता दूं तुम्हें, ये डेप्थ की बातें हैं, इतना नहीं पूछता है, इतना गहराई में जाके तुमसे सरफेस इंटीग्रल कभी नहीं पूछेगा। पर अब बातों बातों में बात जाती जा रही है। तो अब मुझे अगर एक वेक्टर फील्ड फंक्शन देगा और एक सरफेस देगा पर वो एन कैप नहीं देता है तो हमें एन कैप खुद से निकालना पड़ता है। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाला था एक सरफेस पे, वो क्या आया था वो वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर तुमने निकाला होगा, वो आया क्या था याद है तुम्हें, हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाला था, कैसे निकाला था बताओ। हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाला था कि नहीं निकाला था, याद है तुम्हें, क्या निकाला था। बताओ। यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे आया था, ये नॉर्मल वेक्टर कैसे आता है एक सरफेस पे, अगर तुम्हें याद हो तो हमने नॉर्मल वेक्टर डिस्कस किया था परसों। नॉर्मल वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई से, है ना। ग्रेडियंट ऑफ फाई मेरा नॉर्मल वेक्टर देता है और फिर इसका हम क्या कर लेंगे, यूनिट वेक्टर बना लेंगे। इसका हम क्या कर लेंगे, यूनिट वेक्टर बना लेंगे। नहीं नहीं ऋतु,
देखो जैसे कि क्वेश्चन कराता हूँ मैं शॉर्ट में जल्दी से, इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा मैं, या फिर इसको, चलो यार मेरा मन तो नहीं कर रहा है वैसे कराने का, फालतू की चीज है, रहने दूं या करा दूं? कह रहा है इवेल्युएट, फालतू की है वैसे तो ये, एफ डॉट एन कैप डी एस, कह रहा है ये कैलकुलेट करो। यहाँ पे तुम्हें एफ दिया हुआ है क्या, जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस में 3y² जेड के कैप, ये दिया हुआ है। एंड एस इज द सरफेस, और एस जो सरफेस है वो तुम्हें दिया हुआ है x² + y² = 16, ये दिया हुआ है, ठीक है। इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, included in the first octant from z is equal to 0 to z is equal to 6, ये है। नहीं ये नहीं, इतना डिटेल में सवाल नहीं आएगा। अब ये सरफेस दिया क्या हुआ है तुम्हें, सरफेस समझ आ रहा है? कह रहा है कि सरफेस तो ये है, एक सर्कल है एक्स वाई प्लेन के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर एक सर्कल है, और ये कहां से कहां तक जा रहा है, z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 6, तो ये लेवल मान लिया z इज इक्वल टू 0 का है। अब इसके नॉर्मल में गया, इसके नॉर्मल क्या आएगा हमारा, z इज इक्वल टू 0 लेवल से z इज इक्वल टू 6 तक, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। तो ये एक सिलेंडर के अबाउट क्या कराना चाह रहा है, तुम्हारा सरफेस इंटीग्रल निकलवाना चाह रहा है। तो तुम्हारा एस दिया हुआ है तुम्हें, तो तुम्हें पहले यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिएगा, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर के लिए पहले तो नॉर्मल वेक्टर निकालो, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालो पहले, तो फाई का ग्रेडियंट कितना आएगा, 2x आई कैप और 2y जे कैप, यही आएगा। इसका नॉर्मल वेक्टर बनाओ, सॉरी यूनिट वेक्टर बनाओ, इसका क्या बनाओ, नॉर्मल वेक्टर बनाओ। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखो 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप अपॉन में रूट में क्या हो जाएगा, 4x² + 4y², यही होगा। 4 अगर कॉमन लोगे तो x² + y² 64 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2x आई कैप प्लस का 2y जे कैप अपॉन में 4 तो कॉमन आ जाएगा ना, x² + y² 16 दिया हुआ है, x² + y² 16 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 8। तो अब सेपरेटली डिवाइड करोगे तो हो जाएगा x/4 आई कैप y/4 जे कैप, ये आ गया तुम्हारा n कैप, ये आ गया तुम्हारा n कैप, ठीक है। तो जो ये करना था इसके अंदर n कैप आ गया, f आ गया, f तो दिया ही हुआ है, तुम्हें ds और निकालना है। तो अब ds के लिए क्या करोगे, ds का तुम्हें प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, मतलब जो हमारा सरफेस है वो किसकी तरफ जा रहा है, वो z एक्सिस की तरफ जा रहा है ना, ये xy प्लेन में दिया हुआ है ना तुम्हें सरफेस, तो सरफेस xy प्लेन में दिया हुआ है, और जो तुम्हारा वो इंटीग्रेशन जा रहा है वो z की तरफ जा रहा है, z की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस सरफेस का हमें कंपोनेंट देखना पड़ेगा कि z की तरफ कितना है, समझ रहे हो। तो हम क्या करते हैं, इस ds का प्रोजेक्शन निकालते हैं, किधर, ds की प्रोजेक्शन यानी कि ds की परछाई निकालते हैं जिधर तुम देखना चाह रहे हो, तो z की तरफ देखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ds अलोंग z, z के अलोंग इसका प्रोजेक्शन कैसे देखेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा dx dy, ये तो मुझे पता लग गया सरफेस xy प्लेन का है। प्रोजेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, n कैप वेक्टर को जिसके अलोंग तुमने प्रोजेक्शन देखी है ना, किसके अलोंग देखी है प्रोजेक्शन देखी है तुमने z के अलोंग, प्रोजेक्शन तुमने किसके अलोंग देखी है, सॉरी गड़बड़ कर दिया, हाँ हमने क्या करा था, मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी। xy प्लेन अगर हमारा है और हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर, समझ रहे हो, xy प्लेन अगर मेरा था और हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर, तो xy प्लेन के परपेंडिकुलर अगर तुम कर रहे हो तो हम xy प्लेन पे प्रोजेक्शन नहीं ले सकते, हमें xy प्लेन को छोड़ के किसी पे भी ले लेना है, या तो xz पे ले लो या फिर yz पे ले लो, जिस पे भी लेना चाहते हो उस पे ले लो, पर xy पे नहीं ले सकते। तो मैंने प्रोजेक्शन किस पे ले ली, प्रोजेक्शन ऑफ ds ऑन xz प्लेन, xz प्लेन पे मैंने प्रोजेक्शन ले ली, तुम yz पे भी ले सकते हो, क्योंकि xy प्लेन के ऊपर तो हमारा क्या है, xy प्लेन के ऊपर तो हमारा सरफेस ही है, और उसके परपेंडिकुलर हम जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो जो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dx dz। अब देखो इसके अंदर कौन बच गया, x वाला आ गया, z वाला आ गया, तो बच गया कौन, j वाला, तो इसको डिवाइड करा देते हैं n कैप को j कैप से, एन कैप को किससे डॉट प्रोडक्ट करा देंगे, एन कैप का डॉट प्रोडक्ट करा देंगे जे कैप से। ये प्रोजेक्शन ऐसे ही लेना होता है हर सवाल में, इसका एक प्रॉपर मेथड होता है, वो मैंने कराया नहीं, वो डेरिवेशन है, तो ये प्रोजेक्शन लेने का यही तरीका है। जिसके अंदर तुम्हारा सरफेस है, जिस प्लेन के अंदर तुम्हारा सरफेस है उस प्लेन को छोड़ दो, फिर दो प्लेन बच जाएंगे तुम्हें, एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन बच जाएगा, उसके अंदर प्रोजेक्शन ऐसे ले लो, और जो एन कैप का डॉट प्रोडक्ट तीसरे के साथ है वो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो ये क्या बन गया तुम्हारा dx dz। अच्छा, जब तुम एन कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ कराओगे, ये एन कैप है, इसका डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ कराओगे तो क्या आ जाएगा, y/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y/4। अब तुम्हारे पास सारी चीजें आ गई, अब तुम्हारे पास क्या आ गई, सारी की सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जो हमारा इंटीग्रेशन है s वो क्या बन जाएगा, f का डॉट प्रोडक्ट करा दो n कैप के साथ, f का डॉट प्रोडक्ट n कैप के साथ कराओगे तो i कैप की मल्टीप्लीकेशन x/4 से हो जाएगी, तो हो जाएगा तुम्हारा xz/4, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या है, j कैप की j कैप के साथ हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, xy/4 प्लस में xy/4, और फिर हमारा dx dz है वो क्या हो जाएगा, हाँ dy dz भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो dx dz अपॉन में y/4 ये हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल यही होगा, ठीक है, एकदम ऐसे ही बुक वाले ने भी एकदम ऐसे ही किया हुआ है।
ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में। 4 तो कैंसिल कर जाएगा सबके साथ, ये हो जाएगा एक्स जेड ओवर वाई और प्लस का एक्स, 4 कैंसिल हो गया और डी एक्स डी जेड हो गया। अब तुम्हें ये फालतू का लग रहा है, यहाँ पे रूट सोल्व करके 8 आएगा। मैंने क्या लिख दिया, हाँ तो 8 ही तो आएगा भावना, फिर 2 2 ऊपर भी तो रखा है ना, अलग करोगे तो 4 बच जाएगा, इसके नीचे रखोगे तो 4 बच जाएगा, इसलिए 4 आया। हाँ अब ये y फालतू दिख रहा है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन तो x के और z के रिस्पेक्ट में। अब x और y का रिलेशन तुम्हें दिया हुआ है, वहां से x और y का रिलेशन, तो यहाँ से y निकालोगे, y कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, वो यहाँ रख देंगे हम। तो एक्स जेड अपॉन वाई कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का एक्स डी एक्स ओवर डी जेड। अब x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, y को हटा दो इसके अंदर से, y का तो कोई काम है नहीं, y हट जाएगा, तो x को 0 रखोगे तो x 0 से तो शुरू होगा और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 4 तक जा सकता है ना, क्योंकि x स्क्वायर 16 है, तो 0 से चल के x तो चले जाएगा 4 तक, और z की रेंज तुम्हें दी हुई है 0 से लेके 5 है कि 6 है, 0 से लेके 6 तक। अब ये इंटीग्रेशन आके तुम सोल्व कर लेना, मत ही करना, फालतू की चीज़ है। ठीक है, बस इसमें इतना ही है, मैं और नहीं कराऊंगा, ये बेकार का काम है, ये नहीं आएगा तुम्हारे को। हाँ, फिर आता है वॉल्यूम इंटीग्रल, इसमें बस देख लो, कुछ नहीं है, इसको मैं कराऊंगा नहीं ज़्यादा। वॉल्यूम इंटीग्रल, फिर आता है हमारा क्या, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो वॉल्यूम इंटीग्रल क्या हो जाएगा, विच इज कैलकुलेटेड ओवर ए वॉल्यूम, है ना, विच इज कैलकुलेटेड ओवर ए वॉल्यूम, विच इज कैलकुलेटेड ओवर ए वॉल्यूम, जिसको एक वॉल्यूम के ऊपर हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि ट्रिपल इंटीग्रल हो जाएगा और 5 dv हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पे v 3 डायमेंशन में डिफाइन कर देगा, v क्या कर देगा, 3 डायमेंशन में डिफाइन कर देगा, इसको हम देख लेंगे आगे आएगा जब। ठीक है, बस इसको इतना ही छोड़ो, आगे देख लेंगे। हाँ, तो अब हमारी बात को शुरू करते हैं। अब 3 थ्योरम्स देखनी है हमें, गॉस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। तो सबसे पहले देखते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। बस ये 3 थ्योरम्स बच गई हैं, फिर खत्म हो जाएगा। इनकी स्टेटमेंट रट लेना भाई ढंग से, ठीक है, बहुत ढंग से इनकी स्टेटमेंट रख लेना, स्टेटमेंट पे से ही सवाल आता है DSSB में, स्टेटमेंट ही पूछेगा। इनकी आई भी हुई है, प्रीवियस ईयर में देखोगे तो तुम्हें स्टेटमेंट आई हुई भी दिखेगी, है ना, तो स्टेटमेंट ढंग से रिवाइज कर लेनी है, मतलब रट लेनी है। ये क्या करके देता है गॉस डाइवर्जेंस, ये रिलेशन निकाल के देता है, ये भी ध्यान रखना कि कौन किसका रिलेशन निकाल के देता है। गॉस डाइवर्जेंस क्या रिलेशन देता है, रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, रिलेशन बिटवीन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में रिलेशन देता है। ठीक है, कहता क्या है देखो यार, अब इसकी पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी मुझे। कहता है कि इफ v इज ए, टाइम खराब होगा, पीस वाइज स्मूथ एस सरफेस एस एंड एफ इज ए वेक्टर कॉन्टिन्यूस, डायरेक्ट लिख दूं क्या, डायरेक्ट लिख दूं या पूरी स्टेटमेंट लिखूं, बहुत लंबा चौड़ा है। इफ v इज ए, सारी सबको डिफाइन करेगा, इफ v इज ए वॉल्यूम बाउंडेड बाय, लिख देता हूँ जल्दी से, v इज ए वॉल्यूम बाउंडेड बाय ए क्लोज्ड, हमें तो एक्सप्रेशन से मतलब है, क्लोज्ड पीस वाइज स्मूथ कर्व, स्मूथ सरफेस एस and f(x, y, z) is a vector function, f(x, y, z) is a vector function which is continuous and has continuous first order partial derivative, first order partial derivatives, then प्रद्युमन मुझे नहीं पता है, 7-8 क्वेश्चन है ईच शिफ्ट में, हाँ बिल्कुल, जब भी तो कह रहा हूँ। तो वो क्या कहता है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन, बल्कि इसको उल्टा समझो, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल तुमने देख लिया कितना बेकार है कैलकुलेट करने में, तो ये थ्योरम वैसे सबसे काम की है, ट्रिपल इंटीग्रल कैलकुलेट करना सबसे, सॉरी सरफेस इंटीग्रल निकालना सबसे समस्या का काम है, तो यही निकाल के देता है। कहता है कि अगर सरफेस इंटीग्रल निकालना है ना, तो उसको तुम ट्रिपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दो, कैसे, एफ सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ एफ ओवर डीवी, ये कर दो, डाइवर्जेंस ऑफ एफ ओवर डीवी, ये हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसके क्वेश्चन सबसे आसान और सबसे कम टाइम टेकिंग होते हैं। जैसे कि देखो मैं इसके 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा, ये इसकी एक और फॉर्म है, ये भी ध्यान रख लेना, है ना, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इन कार्टेशियन सिस्टम, ये भी देख लो, ये देख लो, क्योंकि ना ये आ सकती है, इनको ध्यान रखना थोड़ा सा दिमाग में, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर वो कहता है कि जो वॉल्यूम इंटीग्रल v है ना, डाइवर्जेंस लेके क्या आएगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स वन, डेल एफ टू और डेल वाई, डाइवर्जेंस लोगे तो यही तो आएगा, तो बस उसने इसको ऐसे लिख के दिखा दिया। ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड, तो डाइवर्जेंस लेंगे तो यही बनेगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डबल इंटीग्रल
ऑफ सरफेस ओवर, ये क्या हो जाएगा, F1 dy dz प्लस में F2 dz dx प्लस में F3 dx dy, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। पहले इसका सवाल देख लो, फिर इसकी कुछ डिडक्शंस हैं, वो इसकी डिडक्शंस भी देखना। इसकी के नीचे लिख दूंगा डिडक्शंस, 3 इसकी थ्योरम्स बनती हैं छोटी छोटी, उनको और रटना पड़ेगा तुम्हें, पर पहले इसका तुम क्वेश्चन देख लो। कह रहा है कि इवेल्युएट, चलो करो इसको, तुम ही करो, एफ डॉट एन डी एस, एफ डॉट एन डी एस वेयर एफ इज इक्वल टू, वेयर एफ इज इक्वल टू 4xy आई कैप प्लस का वाई जेड जे कैप माइनस का एक्स जेड के कैप, वेयर S is a cube, where S is a cube bounded by, where S is a cube bounded by x is equal to 0, x is equal to 2, y is equal to 0, y is equal to 2, z is equal to 0, z is equal, करो एक बार ट्राई 2 मिनट के लिए। वेरी गुड नितेश, नितेश ने सुपर फास्ट आंसर दे दिया है। तो हमें इसका क्या निकाल लेना है, डाइवर्जेंस निकाल लेना है। डाइवर्जेंस कितना आएगा तुम्हारे पास, इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो 4y हो जाएगा, उसका y के रिस्पेक्ट में करोगे तो z हो जाएगा, और उसका z के रिस्पेक्ट में करोगे तो x हो जाएगा, है ना। तो हम डबल इंटीग्रल f डॉट एन डी एस निकालने की बजाय हम वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल देंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई, सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ f dx dy dz के ऊपर, है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये कितना है तुम्हारा 4y प्लस जेड माइनस का x dx dy dz, x कितना है तुम्हारा, x है 0 से लेकर 2 तक, y तुम्हारा 0 से लेकर 2 तक, z तुम्हारा 0 से लेकर 2 तक है ना। अब बस ये सोल्व भी तो करना है, पहले x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर दो, ट्रिपल इंटीग्रल भी सोल्व हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे सारे कांस्टेंट है, ये बन जाएगा 4xy प्लस का xz माइनस का x² बाई 2, 0 से लेकर 2 तक dy dz, अपर लिमिट 2 रख दो, लोअर लिमिट 0 रख दो, तो ये हो जाएगा 0 से 2 तक और 0 से 2 तक। अपर लिमिट जब 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 8y प्लस का 2z माइनस का 2, और लोअर लिमिट तो 0 है, वो तो सबको 0 बना देगी, तो हो जाएगा dy dz। अब इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 4y² 2yz माइनस का 2y 0 से लेकर 2 तक dz हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया देखो, 0 से लेकर 2 तक, अपर लिमिट 2 रखोगे तो 4 4 16, यहाँ पे हो जाएगा 4z और माइनस का 4 dz हो जाएगा। तो 0 से लेकर 2 तक 12 प्लस का 4z dz। अब एक बार फिर करोगे तो कितना हो जाएगा 12z, बड़ा जल्दी कर दिया यार नितेश ने तो, 2z², अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 रखोगे तो 12 दूनी 24 और प्लस का 8, लोअर लिमिट 0 तो 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। एक सिंपल क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, देखो एक एकदम आसान सा क्वेश्चन, इवेल्युएट, ये क्वेश्चन सबसे मशहूर है इसके अंदर, इवेल्युएट f डॉट एन डी एस, f डॉट एन डी एस वेयर f इज इक्वल टू 3x i कैप 2y j कैप प्लस का 3z k कैप, वेयर s इज बाउंडेड बाय ए स्फीयर ऑफ रेडियस 4। बताओ सर जेई के लिए मैथ्स की कौन सी बुक प्रीफर करें। देखो अगर जेई मेन के लिए कर रहे हो, जेई मेन के लिए कर रहे हो तो ना प्रीवियस ईयर बेस्ट होते हैं। अगर जेई मेन को देखो तो प्रीवियस ईयर सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि 40-42 साल के हजारों प्रीवियस ईयर हो गए हैं, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। और अगर जेई एडवांस के लिए देख रहे हो तो एक सिंगेज पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, वो ठीक है, वो सही आती हैं। बाकी अगर एडवांस तक जाने का वो है ना, तो फिर उसमें तो यार कोचिंग ही ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि लेटेस्ट गाइडेंस मिलना जरूरी है उसके अंदर, सिर्फ बैठ के तैयारी नहीं होती है ना। बाकी मेन तक की तैयारी तुम प्रीवियस ईयर से कर सकते हो। हाँ ये पूछ सकता है रिया, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने दिया है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बताओ। रेडियस गलत दे दी है सर, इससे फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आ जाने तो फ्रैक्शन में। भावना ने आंसर भी निकाल दिया। क्या आएगा इससे? डाइवर्जेंस क्या आएगा तुम्हारा? डाइवर्जेंस ऑफ एफ 3 + 2 + 3, डाइवर्जेंस 8 आ गया है ना। तो जो हमारा डबल इंटीग्रल होगा एफ डॉट एन डी एस होगा ओवर एस, वो क्या बनेगा? ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी बनेगा, है ना। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ कितना है? 8 है, तो ये 8 डी वी हो जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा, तो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बन जाएगा। तो डी वी का जो इंटीग्रल होगा वो कितना आ जाएगा? सिंपली वी आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। कहने का मतलब कितना है कि वॉल्यूम आ जाएगा। हाँ, भावना ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, नितेश का बोर भी सही है। अब वी का मतलब क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम किसका? जो दिया हुआ है स्फीयर का वॉल्यूम कह रहा है, जिसकी रेडियस 3 है, तो निकाल सकते हो कितनी होगी? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब रेडियस 3 दी हुई है, रेडियस 4 दी हुई है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है। कई बार वो क्या करता है, इसको और आसान बनाने के लिए तुम्हें स्फीयर उसका वॉल्यूम ही दे देता है। स्फीयर कहेगा और उसका वॉल्यूम ही दे देगा, 5 है, तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पे वी की जगह फिर 5 रखना है। तुम्हें यहाँ पे वी की जगह फिर सिर्फ सिंपली कितना रखना है? 5 रखना है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने फिर भी रेडियस दी थी, तो वॉल्यूम मुझे निकालना पड़ा, नहीं तो डायरेक्टली आ जाता। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन ही यहाँ से पूछेगा, ठीक है। अब इसके अंदर ना, इसके अंदर कुछ डिडक्शंस हैं, वो देख लो। वो पूछ ना ले बस, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, पर हो सकता है पूछ ले भाई। मेरे तो ये कभी नहीं याद होनी इस जन्म में। तो क्या कहता है? कुछ रिजल्ट्स हैं, ये ध्यान रखना तुम। आगे ही लिख देता हूँ मैं। पहला कहता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ क्रॉस एन कैप डी एस जो है ना तुम्हारा, ये किसके इक्वल होगा? माइनस का ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी कर्ल ऑफ एफ डी वी के, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा कहता है कि ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई डी वी जो है, वो सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस के इक्वल होगा, माइनस का फाई ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ। इनकी शक्ल याद रखना बस तुम, ठीक है। डी वी, इनकी शक्ल याद रखनी है बस तुम्हें। तीसरा, प्रूव दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाई इंटू एन कैप डी एस, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ वी ग्रेडियंट ऑफ फाई वी डी वी, ग्रेडियंट ऑफ फाई डी वी। ये तीन चीजें ध्यान रख लेना। रख लोगे? बोलो, रख लेंगे। तो ये सारा का सारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का काम हो गया। ग्रीन्स थ्योरम भी है। चलो अब इसको हम कल देखेंगे, ठीक है। अब जल्दबाजी में ढंग से नहीं बताया जाएगा, इतना ही रखो बस। अब कल देखते हैं इसको। कल ही हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टार्ट कर देंगे, यूजी पीजी वाला, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन मैं तुम्हें बड़े अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन कल ही डिफरेंशियल इक्वेशन भी शुरू कर लेंगे, ठीक है। चलो, कहाँ गए? गए क्या सारे? ठीक है, बोलो। क्या हो गया? चलो भाई ठीक है, कमेंट ही नहीं आ रहे, शायद सो गए होंगे सर्दी में। अब मिलेंगे हम कल। कल इसको कंप्लीट करके कल डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करते हैं। इस वीक में कोशिश करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन लगभग लगभग हो जाए। सैटरडे को शायद मैं छुट्टी पे रहूंगा मोस्ट प्रोबेबली, तो फिर कल की क्लास होगी, फिर मंडे को करना है ना। हाँ, मैं शीट प्रोवाइड कर दूंगा, दोनों ही वेक्टर्स की शीट मैं अभी दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है रिया, अभी अपलोड हो जाएगी वेक्टर की। चलो तो बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू टुमारो।